नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 7 के इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपकी पुस्तक का नाम हमारे अतीत भाग 2 और अध्याय तीसरे अध्याय की बात कर रहे थे, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। इसके संदर्भ में अपनी एक वीडियो हो चुकी है जो कि लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है। आज अपनी तीसरे अध्याय से संबंधित दूसरी क्लास है, तो चलो सबसे पहले अपन ने देख लेते हैं कि अपन ने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा क्या, यानी पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें देखी, तो वो देख लेते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज। ओके, वैसे काफी लंबा चैप्टर है ये, तो बढ़िया अच्छी तरीके से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ने आपके तीसरे अध्याय की शुरुआत की थी और तीसरे अध्याय के अंदर अपन ने सबसे पहली देखी थी चीज कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। पहले तोमर राजपूतों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया, फिर तोमरों को हराया। किसने हराया? 12वीं सदी में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हराया और हरा करके दिल्ली के ऊपर राज स्थापित कर लिया था। और दहलीवाल का मतलब होता है इस समय दिल्ली में ढाले जाने वाले एक प्रकार के जो सिक्के होते हैं उन्हें दहलीवाल कहा जाता है। और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसके ऊपर नियंत्रण करना, यानी पूरे महाद्वीपीय क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण करना। और यहाँ ये दिल्ली का मैप है जो कि अपन ने देखा था 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर, और यहाँ दिल्ली के शासक देखे थे अपन ने, यानी राजपूत के अंदर तोमर, अनंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान और इनकी डेट्स। तो ये तो वापस समझाने की कोई चीज़ है नहीं, तो आप बिल्कुल इनको रोटिफिकेशन करके याद कर सकते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना? ओके, बिल्कुल ठीक है, आवाज़ सही आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये तो आपको देखने ही है, याद करने ही होंगे। उसके बाद में इतिहास, जिसके अंदर एक तारीख शब्द का प्रयोग किया जाता है जो एक वचन होता है और जिसका बहुवचन होता है तवारीख, और जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की परिभाषा में फारसी में लिखे गए थे। जैसे ये एक तारीख है 1451 से 1526, ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखो, 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र-ए-मुदबिर ने लिखा, क्या लिखा कि राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, और मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये बहुत अच्छी बात कही थी इसने, फक्रे मुदबिर ने, ठीक है। और पांडुलिपि तैयार करने के चरण क्या होते हैं? तो कागज तैयार करना, लेखन कार्य, फिर महत्वपूर्ण शब्दों का और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर उनका प्रयोग करना, और उसके बाद में जिल्द तैयार करना, ठीक है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। जो तारीख के जो लेखक होते थे वो विशेषकर दिल्ली के अंदर रहते थे, और गांवों में शायद ही वो कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन्हें ढेर सारे इनाम और इकराम पाने के लिए की आशा में रखते थे। और ये लेखक अक्सर शासक को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। और इनको इनके विचारों से सारे कुछ लोग थे वो जो असहमत थे, यानी सहमत नहीं थे। ये बात वो लोग गलत करते थे, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया शासन पर बैठी, और इस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज ने उसका कुछ इस प्रकार वर्णन किया था कि उसकी योग्यता होने के बाद, उससे भाइयों से अधिक योग्यता होने के बावजूद वो महिला होने के कारण शासन सही ढंग से नहीं कर पाई। तो ऐसी अपन चीज़ देखते हैं, और 1240 के अंदर उसको शासन से हटा दिया। तो ध्यान रखना कब बैठी थी, 1236 में शासन करने बैठी थी और 1240 में उसको हटा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद, ये देखा था। मिनाज सिराज का सोचना था, तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर 13वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान शासक जो था वो गैरिसनों तक ही सीमित था, यानी रक्षक सैनिक के टुकड़ों तक ही सीमित था, ठीक है ना। उनके किलेबंद तक ही सीमित था, और भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण बिल्कुल ना के बराबर था। और भीतरी प्रदेश का मतलब होता है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। और गैरिसन शहर का मतलब होता है किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, देखो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा में हुआ, और बाहरी सीमा में विस्तार करने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, क्योंकि खिलजी ने दक्षिण भारत के अंदर अभियान किए थे, यानी एकमात्र ऐसा जिसने, ये देखो, दक्षिण भारत के अंदर अभियान किए थे, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताए थे। उसके बाद में अपन ने देखा था 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद
जो कि उसकी मीनारें जो है वो दिल्ली सुल्तान के जामा मस्जिद में स्थित है और दिल्ली सुल्तानों ने बनाई थी। इसे दहली ए कूना कहा गया, ठीक है, ये सारी देखी थी। फिर अपने मस्जिद देखा था, यानी सजदा क्या होता है, मस्जिद किसे कहते हैं, और इमाम क्या होता है, धर्मापदेश को क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ये इतनी सारी चीज़ें देख करके अपने यहाँ तक एंडिंग किया था, और जिसके अंदर देखा था कि जो गुलाम होते हैं उनको बंदगा कहा जाता है, और फिर भी देखा था कि बेटों से बढ़कर गुलाम होते हैं। ये चीज़ अपने देखी थी, और उसके बाद में अपने को आगे पढ़ना था। तो चलो उससे आगे पढ़ते हैं। आज आज अपने को शुरुआत करनी थी सुल्तान सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। चलो, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी खुमार नामक कलाल, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज मतलब उनके अजीज जो था खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला। कौन व्यक्ति था? अजीज का मतलब खास, अजीज का मतलब होता है खास, और जिसका नाम था खुमार नामक कलाल, ठीक है ना। अजीज खुमार नामक कलाल था, और जो शराब बेचने और बनाने का काम करता था। फिरोज हजाम नामक नाई, मनखा मन का तबाख नामक बावर्ची, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। जो 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। देखो, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि एक कलाल था, खुमार कलाल, जो शराब बेचने और बनाने का काम करता था, उसे प्रशासनिक पद दिए। फिर फिरोज हजाम एक नाई था, उसे भी प्रशासनिक पद दिए। मन का तबाख नामक बावर्ची था, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को भी ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। जिसका जो उल्लेख है वो जियाउद्दीन बर्नी करता है, इतिहासकार था। इसने 14वीं सदी में इसका उल्लेख किया, और उसने कहा कि ये सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में लिखे गए थे, ठीक है। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अब इनको जो इलाके दिए गए थे उन इलाकों को कहा जाता था इक्ता, तथा ये उन्हें संभालने वाले अधिकारी इकदार, और या फिर ये क्या कहलाते थे? मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, और जो इनका मुक्ति होता था, इन मुक्ति का मतलब क्या होता था? नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे, यानी ये अपने इलाके से राजस्व वसूल लेते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की तनख्वाह देते थे, ठीक है ना, सैनिकों को वो अपनी तनख्वाह देते थे। उसके बाद में मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि जो इकता लोग होते थे उनके अंदर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए वो क्या करते थे, थोड़े थोड़े समय के लिए ही उनका इकता रख के उनका स्थानांतरण कर देते थे, यानी ट्रांसफर कर देते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, ठीक है। जब दिल्ली के सुल्तान शहर से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से 3 तरह के कर थे? पहला था कर कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। उसके बाद में मवेशियों तथा घरों पर कर वसूले जाते थे।
ठीक है ना, जो किसानों से कर वसूला जाता था, जिसे कहा जाता था खराज। क्या कहा जाता था? खराज। ठीक है। और ये उपज का कितना होता था? किसानों की उपज का होता था 50%। 10 बोरी धान हुआ है तो इसका मतलब कितना देना पड़ेगा? 5 बोरी। ठीक है। और दूसरा था मवेशियों पर, और तीसरा था घरों के ऊपर। तो बेचारे लोगों के पास क्या होगा? खेती होगी, खेती के बाद में भेड़ बकरी होगी, और उसके बाद में घर होगा, तो इसके ऊपर भी उनसे टैक्स लिया जाता था। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहरी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दिल्ली और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। अब लफड़ा ये होता था कि ये जो राजा थे वो दक्षिण भारत में शासन करके आते थे, और दक्षिण भारत में शासन करने के बाद में जैसे ही वापस आते थे तो पीछे क्या होता था कि वो लड़ाई करके वापस स्वतंत्र हो जाते थे। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाऊं कि स्टोरी ये होती थी कि भाई राजा गया युद्ध करने। भाई जैसे मान लो ये अपना दक्षिणी भारत है। अब राजा, भाई मान लो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आक्रमण करने गया, यहाँ इसको जीता, और जीत के कहा कि भाई तू हमारे अंडर में। यहाँ से लूट लाट के इधर चले गए, यहाँ से इधर चले गए, यहाँ से फिर वापस यहाँ चले गए। लेकिन फिर क्या हो जाता, ये भाग स्वतंत्र यहाँ पे आक्रमण करके, यहाँ पे जिसको वो जिम्मेदारी देते थे ना, वो इतना ताकतवर होता नहीं था, क्योंकि उसके पास में इतनी सेना होती नहीं थी। तो ये भाग वापस स्वतंत्र हो जाते थे। तो देखो, बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें पेठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी, यानी उनके अंदर जंगल में जो सेना थी वो असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। तो यह बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कुछ समय के लिए उनका अधिकार रहता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी से भारत में आए यात्री इब्न बतूता। अब एक यात्री आता है, कौन, कब आता है? अफ्रीका देश का है। कहाँ से? मोरक्को से। कब आता है? 14वीं सदी में आता है, और भारत आता है। और यात्री का नाम क्या? इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुट्टों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, और ये बहुत बड़ा होता था, और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुंथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घरों में ही इनके उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से, बांसों से काटी जाती थी। तो ये एक प्रकार की जानकारी का उल्लेख मिलता है अपने को। ठीक है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शिनिया, कौन है? चंगेज खान है। कब है? 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शिनियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। ये भी एक कोई व्यक्ति है, चंगेज खान, बाहरी आक्रमणकारी है। जब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अब जैसे इसने उज्बेकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, किसने? चंगेज खान ने। तो उज्बेकिस्तान अपने भारत में आता था, यानी दिल्ली के क्षेत्र में आता था। तो इसके बाद शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। उनका किसका? यानी दिल्ली सल्तनत को भी इसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासकों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अब किसके काल में मंगोल आक्रमण कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के अंदर दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ते गए। धावे का मतलब है आक्रमण। और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी, और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब यहाँ देखो, ये दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। देखो, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 ईस्वी में, और 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। देखो, दिल्ली के ऊपर 2 आक्रमण हुए। एक तो हुए थे 1299 से लेकर 1300 के बीच में, एक हुआ था 1302 से लेकर के 1303
3 के। अब कौन आक्रमण कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? चंगेज खान कर रहा है, चंगेज खान। कौन कर रहा है? चंगेज खान। मोहम्मद तुगलक, अब मोहम्मद तुगलक क्या करता है? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, ठीक है। मंगोल सेना परास्त हो गई, यानी मंगोल सेना हार गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसे ट्रांस ऑक्शियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रामक कदम था, ठीक है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में सीरी को ढूंढिए। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खान से लड़ने के लिए एक नया क्षेत्र बनाया जिसका नाम क्या था? सीरी। नया गैरिसन शहर बनने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में सबसे पुराने शहर दहली एक कोहुना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एक गैरिसन शहर बनाया। कौन सा? सीरी। और इसने क्या किया पता है? इसने क्या नाम है? तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? देखो, मोहम्मद तुगलक ने किया कि गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर इसने क्या किया कि पुराना जो शहर था दहली एक कोहना, वहां के अंदर जो निवासी लोग थे उनको वहां से खाली करवाया और वहां उसने सैनिक छावनी बनाई। और जो लोग थे उनको पुराने शहर के निवासियों के, जो पुराने शहर के लोग थे उनको रहने के लिए कहाँ भेज दिया? दक्षिण दिशा के अंदर, जो दक्षिण में एक नई राजधानी बनी हुई थी जिसका नाम था दौलताबाद। तो ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ जो लोग रहते रहे उनको कहाँ भेज दिया गया? दौलताबाद में भेज दिया गया। उसके बाद में सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया और किसान की पैदावार 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनके खाने की समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? गंगा यमुना के बीच में जो क्षेत्र पड़ रहा है उसको क्या कर रहे हैं? काम में ले रहे हैं, ठीक है। और सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा दिए और इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। तो ध्यान रखना, इसने अतिरिक्त कर लगाया और इसने 50% कर लगाया, ठीक है। आगे देखो, सैनिकों को वेतन भी देना था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना शुरू कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है? इक्ता देने की बजाय क्या कर रहा है? नकद वेतन देना शुरू कर देता है। और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका की थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया था और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दर का उल्लंघन करते थे उसे सजा मिलती थी, ठीक है। आगे देखो, अब उसने क्या किया? तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, ध्यान रखना, नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा तक की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे और इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो ये इधर इसका मामला फैल हो गया था। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। इसने जो कदम उठाए वो क्या रहे? असफल रहे। तो ध्यान रखना क्यों असफल रहे, जो आपको इसके अंदर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे कई परेशानियां पैदा हो गई और दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे और करों में वर्दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर उतर गई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, यानी उसको मुद्रा वापस करनी पड़ी, ठीक है ना।
इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की किसी सुल्तान में मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनी थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का प्रबल यानी बल प्रतीक्षा पर रहा था, और वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों के अंदर अपने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरीके से मंगोलों के साथ में युद्ध किया और उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ें देखिए। अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली, देखो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा है, जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। यानी यहाँ जब ये शासन चल रहा था किनका, लोधी वंश का और सैयद वंश का, तब तक दक्षिण भारत के अंदर पूरे जितने राज्य थे वो वापस उठ के खड़े हो गए थे। उनकी राजधानी अजमेर थी और राज्य फल फूल रहे थे, और इसी काल में अफगान राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उधर रहे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे परंतु शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल एवं सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सुर, क्या चीज है? शेरशाह सुर। आगे एक मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। अब शेरशाह सूरी एक व्यक्ति है जो 1540 से 1545 तक थे, और इसने बिहार के अंदर अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। वो और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और उसको हराया। किसने? शेरशाह सूरी ने किसको हराया? मुगल सम्राट हुमायूं को। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी सुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अब देखो यहाँ बीच में स्टोरी डाली हुई है कि एक शेरशाह सूरी राजा था जो 1540 से 1545 तक रहा। उसने क्या किया, मतलब 1545 तक अपने चाचा के वहाँ एक प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। लेकिन ये इतना माहिर और टैलेंटेड बंदा था जिसने क्या किया कि मुगल सम्राट हुमायूं था उसको 1530 से लेकर 1540 तक लगातार हराया, फिर 55 में हराया, फिर 56 में भी हराया, और ऐसे ऐसे उसको हरा करके उसकी फुल बैंड बजाई। और शेरशाह सूरी क्या हुआ, स्वयं दिल्ली के ऊपर अपना राजवंश स्थापित कर देता है, जिसे कहा जाता है सूरी वंश। ठीक है। हालांकि सूरी वंश ने 15 वर्ष तक ही दिल्ली के ऊपर अपना शासन किया था, लेकिन इतना गजब का बंदा था कि उसने पूरी की पूरी प्रशासन की व्यवस्था वही अपनाई जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी वाली क्यों अपनाई? क्योंकि उसे पता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोलों के खिलाफ जिस तरीके की प्रणाली अपनाई है उससे अलाउद्दीन खिलजी को काफी सफलता मिली है। तो ये बढ़िया उसने प्रणाली अपनाई। अब ऐसी प्रणाली वापस सम्राट कौन उठा रहा? अकबर। सम्राट अकबर कब बन रहा है? 1556 से 1605 के बीच में बन रहा है। और वो क्या कर रहा है? वो भी अपने जो प्रशासन होता है अपने प्रशासन के अंदर शेरशाह सूरी की व्यवस्था को ही अपनाता है। 3 श्रेणियां, ईश्वर, जाति, नाइट और धर्म युद्ध। ओके, इसके बाद में आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो 3 श्रेणियां हैं, क्या क्या चीजें? 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। क्या चीज ये कहती है कि तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में आया। आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। वो गुड नाइट नहीं, ये नाइट अलग है। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा
की प्रचार में इसका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रुसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। और ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया था और 12वीं सदी तक ये कुलीन वर्ग के लोग नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो ये कोई खास नहीं है इतना ज़्यादा। और इसके बाद में आपके अभ्यास प्रश्न आ गए, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आपके अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।